नागपुर का एक अस्पताल जो बीते 75 सालों से नागपुर ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, मध्य भारत में ज़िंदगी की उम्मीद का एक बड़ा केंद्र है। 75 साल इस अस्पताल को हो गए हैं। इस अस्पताल की कीमत क्या है ये हमने 2 साल पहले ही कोरोना के दौरान देखा, जब निजी अस्पतालों में या बाकी जगहों पर मरीज़ों को बेड नहीं मिल रहे थे, तो ये अस्पताल, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ किस तरीके से सेवा अपना दे रहा था और कर रहा था, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। सरकारी अस्पतालों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं, ठीक उसी तरह इस अस्पताल को लेकर भी चर्चाएं होती हैं। नकारात्मक पक्ष भी हैं, सकारात्मक पक्ष भी हैं, लेकिन बीते कुछ दौर में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सरकारी अस्पतालों से और ख़ास तौर से जीएमसी अस्पताल से निकलकर सामने आती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। 75 साल हो गए हैं इस अस्पताल को, और इसका मुख्य समारोह आयोजित होने वाला है, जिसमें भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे और एक तरीके से अमृत महोत्सवी वर्ष मनाया जाएगा। तो अस्पताल के कामकाज पर बातचीत करने के लिए और यहाँ क्या कुछ हो रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकेगा, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजभिये सर मौजूद हैं और उनके साथ में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अविनाश गावंडे सर भी हैं। सर ये बताएं, 75 साल हो गए हैं, सबसे पहले तो एक डॉक्टर के तौर पर, क्योंकि आजकल तो ये हो गया है कि निजी कॉलेज हो गए हैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, लेकिन पहले तो सरकारी मेडिकल कॉलेज ही रहते थे, तो इस कॉलेज का इतिहास क्या रहा है और आपका जुड़ाव इससे किस तरीके से रहा है? ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, ये 1947 में इस्टेब्लिश हुआ। पहली बैच यहाँ पर 1947 में एडमिट हुई। आज ये 75 साल इस कॉलेज को होने जा रहे हैं और ये साल हमने इसका प्लैटिनम जुबली अमृत महोत्सवी वर्ष हम वर्षगांठ इसकी मना रहे हैं। तो इस अमृत महोत्सवी वर्षगांठ में हमने काफ़ी सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। इन 75 सालों में इस मेडिकल कॉलेज से बहुत से विद्यार्थी और पास आउट हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। ये यहाँ से करीब करीब 17 से 18 पद्म भूषण और पद्मश्रीज यहाँ से हुए हैं। एक 17 से 18 करीब करीब इतने ही संख्या में IAS IPS अधिकारी यहाँ से हुए हैं। उसी तरीके से काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस यहाँ से हुए हैं जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, और यहाँ से काफ़ी लोग मिलिट्री में भी गए हैं, और ऐसे यहाँ से पास आउट हुए विद्यार्थी बहुत पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं और बहुत अच्छा नाम उन्होंने कमाया है और बहुत अच्छी सेवाएं वो पेशेंट्स के प्रति दे रहे हैं। ये इस हॉस्पिटल का इस हॉस्पिटल का जो पेशेंट का OPD है, वो करीब करीब 3.5 से 4 हज़ार पेशेंट्स की रोज़ की OPD है। वैसे ही एक 200 पेशेंट्स के करीब करीब रोज़ की इंडोर पेशेंट्स यहाँ एडमिट होते हैं। काफ़ी सीरियस पेशेंट्स यहाँ रहते हैं, गरीब रुग्ण यहाँ रहते हैं जिनके यहाँ पर जिनके जेब में प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते वो। वैसे ही यहाँ पर पूरे प्रकार की सुविधाएं, पेशेंट के ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वैसे ही अपने यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक स्पेशल ट्रॉमा केयर सेंटर है। ऐसे सभी सुविधाएं से लैस ये हॉस्पिटल है और गए 75 साल में इस हॉस्पिटल ने सब गरीब रुग्णों को सेवा दी है। हम थोड़ा सा सर चलते चलते बात करेंगे ताकि जो अस्पताल का परिसर है उसको भी दिखा दें। आपने इतिहास बताया कि किस तरीके से है, लेकिन एक बात ये भी है कि बड़े जो डीन होते हैं जीएमसी कॉलेज के, उनको बड़ा कई बारी मीडिया के सामने आके क्लेरिफिकेशन भी देना पड़ता है। हालांकि आपने ही ये कई बारी बताया और ये सब जानते हैं कि बहुत सीरियस कंडीशन में यहाँ पेशेंट्स आते हैं। कई बारी तो ये होता है कि ये भी हम अनुभव देखते हैं कि कोई पेशेंट आया, गंभीर था, लेकिन वो ठीक हो के जा रहा है, लेकिन एक डेथ रेट को लेके बहुत चर्चाएं होती हैं जीएमसी की या किसी और सरकारी अस्पताल की, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जो बाहर के निजी अस्पताल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अपने यहाँ इलाज कर रहे वाले मरीज़ों को गंभीर हालत हो जाने के बाद में सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट कर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कारणीभूत होता है। पर बदनामी या एक तरीके से हम कहें कि चर्चा
सरकारी कॉलेजों की ज़्यादा होती है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, ये यहाँ पर बहुत सीरियस पेशेंट्स तो आते ही हैं और उनकी अगर वो अर्ली कंडीशन में आए तो उनके अच्छे होने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं। लेकिन ये देखा गया हुआ है कि जैसे अगर हमने रोज़ का अगर डाटा निकाले तो उससे आपको पता चलेगा कि 50 से 60% जो रुग्ण हैं, जो पेशेंट्स हैं, ये सब बाहर से रेफ़र हुए आते हैं। और आप उनको मना नहीं कर सकते हैं कि एडमिट? हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते, हमारा तो गवर्नमेंट का कॉलेज है। सबको सुविधाएं देना, सबकी ट्रीटमेंट करना, वो पेशेंट कोई भी कंडीशन में रहो, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट करना ये हमारा कर्तव्य है। ये शासन की जवाबदारी है कि उनको ट्रीटमेंट हमको देना है। अब वो ऐसे कंडीशन में जो गरीब रुग्ण रहता है उनको प्राइवेट में ट्रीटमेंट तो लेते हैं, लेकिन जब उनकी पैसे पूरे ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स फिर हमारे यहाँ पर ये पेशेंट से रेफ़र कर देते हैं। और जब वो पूरे सीरियस हो जाते हैं और ऐसे कंडीशन में रेफ़र करने के बाद में मृत्यु दर सर्टनली बढ़ता है। पर हम सभी को पूरी तत्परता से सेवा देते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे आईसीयूज़ हैं, ट्रॉमा केयर सेंटर है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। तो सभी को रुग्ण सेवा देना ये हमारा कर्तव्य है। ये जो कर्तव्य है आने वाले समय में और किस तरीके से बदलाव हम देख सकते हैं? क्योंकि जो नकारात्मक छवि है अस्पताल की, मतलब मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी इस अस्पताल को मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था की अपनी तरफ से तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद में भी बहुत जो लार्ज पॉपुलेशन है उसके लिए उम्मीद की किरण भी यही अस्पताल है। तो नकारात्मक छवि के बीच में सकारात्मक छवि जानी भी चाहिए। तो इसलिए ये भरोसा थोड़ा सा मजबूत हो, इसको लेके जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से बदलाव होने वाले हैं और किस तरीके की कोशिशें आप लोग कर रहे हैं? ये जो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स भी थे है, जिसके लिए हम काफ़ी सुधार करना चाह रहे हैं। और जैसे कि मेडिसिन्स और सर्जिकल साहित्य की उपलब्धता, अब इसमें फंड्स भी हमारे पास में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कम आते थे, लेकिन अभी वो डीपीडीसी से पहले हमारे जो पावर में थे वो सिर्फ 10% खर्चा हम कर सकते थे, लेकिन अभी डीपीडीसी के जो फंड्स हमको मिल रहे हैं और बाकी भी स्टेट गवर्नमेंट की जो सुविधा आ रही है, तो उसमें काफ़ी सारा पैसा हमको अभी शॉर्टेज नहीं है, कोई भी मेडिसिन्स का शॉर्टेज नहीं है, सर्जिकल साहित्य का शॉर्टेज नहीं है। उसी तरीके से नई नई सुविधाएं हमारे तरफ आ रही हैं और इसके कारण रुग्ण सेवा में कोई भी बाधा नहीं आएगी, यही हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। और उसके व्यतिरिक्त ये सब फंड्स अवेलेबल रहने के कारण अभी मेडिकल कॉलेज में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। जैसे कि ये प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में डीसीएम साहब ने जो कि हमारे पालक मंत्री हैं और डीपीडीसी के चेयरमैन हैं, तो उनके तरफ से 514 कोटी रुपए हमको दिए गए हैं ये सब डेवलपमेंट के लिए। और उसमें बहुत सारी सुविधाएं अभी आ रही हैं, जैसे कुछ हॉस्टल्स आ रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर में स्काई वॉक आ रहा है, एक अच्छे ऑडिटोरियम बन रहे हैं, नए पेइंग वार्ड्स बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं आ रही हैं। और हमारी कोशिश ये कंटिन्यूअस रहेगी कि इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का अच्छा से अच्छा डेवलपमेंट हो और इसके कारण रुग्ण सेवा का दर्जा ये काफ़ी इम्प्रूव हो और कोई भी रुग्ण ये बगैर उपचार के न जाने पाए। 75 साल हो गए इस अस्पताल को, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुराना है। हम ये देख रहे हैं कि एक नई इमारत भी बन रही है जो डीपीडीसी से डीसीएम साहब ने जो फंड दिया है उसके माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं।
तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नए तरीके से, आधुनिक तरीके से, चूँकि अब तो मेडिकल सेक्टर भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, तो उसको विकसित करने के लिए किस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं? अभी ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग ये डेंटल कॉलेज की है। डेंटल कॉलेज की में सुपर स्पेशलिटी विंग की ये बिल्डिंग है। तो काफ़ी सारी अपने इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट खुल रहे हैं। जैसे कि अभी इसके पहले यहाँ पर ट्रांसप्लांट बीच में शुरू थे, लेकिन अभी बंद हो गए थे बीच में। वो हमने फिर से शुरू करवाए हैं ट्रांसप्लांट की सुविधा। वैसे ही अभी लीवर ट्रांसप्लांट भी यहाँ पर होने जा रहा है। उसी प्रकार से अलग अलग नए डिपार्टमेंट भी हम इंक्लूड करने की सोच रहे हैं, खोलने की सोच रहे हैं, ताकि ये कौन से डिपार्टमेंट होंगे सर? ये जैसा अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ये डिपार्टमेंट है। वैसे ही एक हिमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट है ना। और उसी प्रकार से लीवर ट्रांसप्लांट एक अलग से हम करने का प्लान है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हम खोल के पेशेंट के सुविधा के लिए, ताकि यहीं पर एक ही इसमें पेशेंट को सभी सुविधाएं मिले और पेशेंट को इधर उधर कहीं पर भी रेफर न किया जाए। एक सवाल ऐसा था कि दो सवाल हैं मिले हुए। एक तो ये है कि सरकारी अस्पताल में आने के बाद में समय का थोड़ा सा लगना, और दूसरा कि जिस तेज़ी से काम होना वो काम नहीं होता है, ऐसा एक अनुभव सामान्य लोगों का है। उसको दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अब खबर तो ये भी आई है कि अस्पतालों में भी अब पेपरलेस प्रक्रिया वाली चीज़ें अपनाना शुरू हो रहा है, ताकि डिजिटल तौर पे ही एक किसी डॉक्यूमेंट का रिपोर्ट है वो चला जाए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या डॉक्टर के पास में, तो समय कम हो और बेहतर ट्रीटमेंट मिले, समय पर ट्रीटमेंट मिल सके। इसके लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं? हालांकि स्टाफ की कमी, जो जिस तरीके से मरीज़ों की क्षमता है, जितने लोग मरीज़ आ रहे हैं उसके हिसाब से जो स्टाफ है वो भी कमी दिखाई देती है, उसको भी स्वीकारना चाहिए। हम सिर्फ नाराज़ रह के नहीं चल सकते कि ये सरकारी काम है इसलिए यहाँ पर चीज़ें बहुत ही गलत हो रही हैं। डॉक्टर अपनी तरफ से भी प्रयास नहीं कर सकता है। आपने जो कहा है वो कुछ हद तक बिल्कुल सही है। एज़ फार एज़ ये जो काफ़ी गर्दी यहाँ पर होती है पेशेंट्स की, तो उसमें अभी हम डिजिटल प्रक्रिया में जा रहे हैं। लाइक HMI सिस्टम हमारे यहाँ पर आने जा रही है, और सब कंप्यूटराइज होने के कारण फिर ये सब पेपरलेस वर्क हो जाएगा, और पेशेंट्स को कतार में खड़े रहने की फिर ज़रूरत न पड़े, इसकी हमारी पूरी कोशिश है। वो HMI सिस्टम ये जल्दी से जल्दी कार्यान्वित यहाँ पर होने जा रही है, और ये सिस्टम एक बार कार्यान्वित हो गई कि उसके बाद में काफ़ी सारा भीड़ का मैनेजमेंट बहुत अच्छी से हो जाएगा, वेटिंग का मैनेजमेंट बहुत अच्छी से हो जाएगा, पेशेंट्स को कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। ये एक बात रही है। और दूसरी बात है ने, यहाँ पर स्टाफ की जो कमी है कुछ प्रमाण में पक्का है। जैसा क्लास 3 क्लास 4 का जो स्टाफ है हमारे यहाँ पर 550 क्लास 3 क्लास 4 की पोस्ट खाली है, लेकिन ये जो पोस्ट खाली है ये अभी तक भरी नहीं गई, लेकिन अभी हमने फास्ट ट्रैक पर उसको लेकर के भरने की प्रक्रिया शुरू की है। ये कलेक्टर लेवल पे हम भर रहे हैं, और इसका हमने IBPS करके एक संस्था है, जैसा TCS है वैसी IBPS करके एक संस्था है, वो उनके द्वारा ये पोस्ट भरी जा रही है। उनके साथ में हमारा MOU भी हुआ है, और अभी उसका एडवर्टाइजमेंट जल्दी ही आके ये 550 जो पोस्ट हमारे यहाँ पर क्लास 3 क्लास 4 की खाली है ये भरी जाएगी, और उसके बाद में फिर काफ़ी सारा जो पेशेंट्स की तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाएगी। थोड़ा स्वच्छता का जो इशू रहता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण इशू है। पर अगर इतनी पोस्ट खाली रहती है तो ये थोड़ा सा इशू पक्का आ सकता है। लेकिन
ये पोस्ट बहुत जल्दी भरने जा रही है और उसके बाद में आप कुछ ही महीनों में ये देख पाएंगे कि यहाँ का स्वच्छता का और पेशेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाएगी। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट गावंडे सर भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दो एक्सपीरियंस ले रहे हैं नागपुर शहर वाले, आप भी बोलिए, आप भी बताइए। नागपुर शहरवासी दो एक्सपीरियंस ले रहे हैं। एक तो अपने जो मौजूदा जो गवर्नमेंट कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं, दो प्रमुख उनका, और आजकल एम्स का ले रहे हैं। तो एम्स का बहुत जिक्र बार बार ही होता है और बहुत लोगों के ज़ुबान पर उसका नाम रहता है। तो एम्स के टक्कर की सुविधा हमारा जीएमसी जो है वो कब से देना शुरू कर देगा? अभी जीएमसी में काफ़ी सुविधाएं अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि जीएमसी में कोरोना काल में 1000 बेडेड हॉस्पिटल चला है। कोरोना काल में तो जो सर्विस जीएमसी और आईजीजीएमसी ने दी उसकी तो तुलना ही नहीं कर सकते आप। उसके बाद में भी जहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छी सुविधा है, लेकिन जीएमसी में जो सुविधा है वो एम्स से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं ज़्यादा है, यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट सर्जरी ज़्यादा होती है। और वैसे यहाँ पे जो पेशेंट लोड है, कहीं पे सिर्फ नागपुर नहीं, नागपुर जो रूरल एरिया है इतना ही नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यहाँ से पेशेंट आते हैं और सबको मालूम है यहाँ आने के बाद अच्छी सुविधाएं मिलती है। और जो आपने अभी बताया कि जो आप पेशेंट का टाइम कम करने के लिए किया, हमने सर के मार्गदर्शन में यहाँ टाइम मोशन स्टडी किया है कि पेशेंट एडमिट होने के बाद कितने जल्दी उसकी सुविधा मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बाकी जो पेपरलेस वर्क हो रहा है और इसमें भी जैसे काम करके पेशेंट को जितने से जल्दी उसकी सर्जरी हो जाए, जितने से जल्दी उसको उपचार मिल जाए, वो भी अभी सर ने जो मार्गदर्शन दिया उसके थ्रू हमारा शुरू है अभी। एक सर साहब सवाल आपसे ये था कि गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनके जो स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक चीज़ का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार जो जानकार लोग हैं वो कहते भी हैं कि जीएमसी अस्पताल में या जीएमसी जैसे सरकारी अस्पताल में यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो केयरिंग का जब काम शुरू करते हैं तो बाहर निजी अस्पतालों में हम देखते हैं वहाँ के डॉक्टर जहाँ से काम करना शुरू कर देते हैं उसके से आगे से आप लोग सोचते हैं और काम करते हैं, क्योंकि ये है चैलेंजिंग, लेकिन आप लोगों का एक्सपीरियंस ही उसी तरीके से हो जाता है। क्योंकि गंभीर स्थिति में आपके पास में मरीज़ आता है, आप वहीं से केयरिंग करना और इलाज करना शुरू करते हैं, तो इसकी अलग तरह की एक्सपर्टीज़ है। मल्टीपल ओपिनियन मिलता है। ऐसा है कि ये मेडिकल कॉलेज है, ये मरीज़ को ट्रीटमेंट देना, ये तो ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलती है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन हम इम्पार्ट करते हैं। उसके कारण और पेशेंट्स यहाँ पर इतने हैं कि यहाँ के डॉक्टरों का जो एक्सपीरियंस है और वो मेडिकल एजुकेशन वो इम्पार्ट करते रहते हैं, तो उसके कारण यहाँ के डॉक्टरों का नॉलेज भी बहुत अच्छा है, एज वेल एज डायग्नोसिस भी बहुत अच्छा है, तो और इनको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है करके फाइनली पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिलती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर के हाथ से मिलती है। वैसे ही अपने मेडिकल कॉलेज में रिसर्च किया जाता है और ये रिसर्च जो हम करते हैं, ये रिसर्च और मेडिकल फील्ड से जुड़े रहने के कारण जो नॉलेज अपग्रेड होना चाहिए वो नॉलेज सबसे पहले यहाँ के डॉक्टरों का अपग्रेड होता है और उसी के कारण वो पेशेंट को, रुग्ण को सबसे अच्छी सुविधाएं और अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाती है। लेकिन समय और एक और बड़ी चीज़ की है, बार बार जिक्र होता है कि दवाइयों की कमी, हम यहाँ से वापस चलेंगे आगे और निर्माण कार्य चल ही रहा है। दवाइयों की बड़ी किल्लत और दिक्कतें होती हैं, समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, इसकी भी बात कही जाती है। एक टाइम था दवाइयों की पक्का किल्लत थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो दवाइयाँ परचेस करना है वो दवाइयाँ परचेस करने का, पहले हाफकिन एक नाम का इंस्टीट्यूट था, हाफकिन के थ्रू दवाइयाँ परचेस हमको करना पड़ता था, लेकिन अभी जो है अभी वो उसमें बड़ा प्रॉब्लम आता था। उनके हाफकिन इंस्टीट्यूट से दवाई परचेस करना है, हमने अगर 400 दवाइयों का ऑर्डर दिया तो उसमें से 2 ही दवाइयाँ आ पाती थी, तो उसके कारण दवाइयों का शॉर्टेज का प्रॉब्लम ये पक्का था। लेकिन उसके बाद में अभी गवर्नमेंट ने उसका ये करके ये जो असुविधा निर्माण हो रही थी करके गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है और अभी हम मेडिसिन्स डीपीडीसी के फंड के थ्रू
हमारे ही लेवल पे परचेस कर सकते हैं कलेक्टर के कमेटी के द्वारा। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 13 कोटी रुपए 13 करोर्स वी हैव गॉट फॉर दिस ईयर, और 13 जीएमसी के लिए। वैसे ही 13 कोटी रुपए सुपर स्पेशलिटी के लिए हमको मिले हुए हैं। अभी ये जो परचेस हमको करने का है, ये हमको यही करने का है। उसके कारण अभी दवाइयों की कोई भी कमी नहीं है, और दवाइयाँ सब उपलब्ध है, और पूरे 1 साल के सामने के 1 साल के लिए दवाइयाँ उपलब्ध है। बेसिकली परचेस का प्रॉब्लम रहता था, और परचेस जो है ये पहले हाफकिन से होता था करके ये असुविधाएं थी, लेकिन अभी वैसा प्रकार नहीं है, और अभी मेडिसिन सब प्रकार की अवेलेबल है, और सभी मेडिसिन ये पेशेंट्स के लिए उपलब्ध है। एक आखिरी सवाल आपसे और एक गावंडे सर से भी मैं करूँगा। जैसे कि मेरे घर में देखा हुआ एक्सपीरियंस है, बाकी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हमारे दादाजी से बात करते थे या पिताजी से बात करते थे कि उनको कोई तकलीफ़ हो जाती थी, उनका एक बड़ा ट्रस्ट रहता था किसी गवर्नमेंट के डॉक्टर को दिखाने का। कई नाम भी वो लेते थे जिनके पास में वो दिखाने जाते थे, और वो बताते थे कि वो मतलब मास्टरी कितनी शानदार है उनकी, कि मतलब आजकल तो सारी चीज़ें जो होती है वो टेस्ट रिपोर्ट और जांच और इसमें होती है, लेकिन वो नाड़ी देख के पता कर लेते थे कि क्या दिक्कत है। वो ट्रस्ट जो है वो किस तरीके से आप भी जब कॉलेज में रहे होंगे, आपने भी अपने प्रोफेसर्स लेक्चरर्स को देखा होगा, सीनियर डॉक्टरों को देखा होगा। वो ट्रस्ट आपको लगता है कि कब तक बिल्ड हो पाएगा कि सारे जो लोग हैं, पहले एक समय ये भी होता था कि जो हमारे नेता होते थे उनको अगर कहीं दिखाना है, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हों या कोई भी हो, वो चाहते थे कि किसी मेडिकल कॉलेज का डीन ही उनको देखे। मतलब उसकी क्षमता, उसकी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। क्या ये भरोसा कम हो रहा है, और ये भरोसा क्या हासिल हो सकता है, और इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? ओवरऑल जैसा अभी तक हमने बताया, हमने जो चर्चा की कि मेडिसिन्स की उपलब्धता, सर्जिकल साहित्य की उपलब्धता, इसके लिए फंड्स नहीं हैं, ये सब चीज़ें होती ठीक है। उसके कारण थोड़ा पेशेंट्स का भरोसा मेडिकल कॉलेजेस पे नहीं रहता था। लेकिन ये अभी जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ है, ये मेडिसिन्स की उपलब्धता रहनी चाहिए, सर्जिकल साहित्य की उपलब्धता रहनी चाहिए, पेशेंट की ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ये होनी चाहिए। ये लेवल पे जब तक काम नहीं होगा तब तक वो ट्रस्ट वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन बहुत जल्दी अभी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इसमें के सॉल्व हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के डेवलपमेंट्स भी काफ़ी अभी हो रहे हैं, नए नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी आ रहे हैं, और जैसा ही ये सब क्वालिटी जब ट्रीटमेंट की सुधरेगी तो वापस से ये ट्रस्ट वापस आ जाएगा। लेकिन मेरी ये अपील है सभी पेशेंट से, सभी लोगों से, कि जितनी अच्छी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो पाती है, उतनी अच्छी ट्रीटमेंट बाहर में कहीं हो नहीं पाती। जिनके पास में ऑफ कोर्स पैसे नहीं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट रखिए, और अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने की हम पूरी कोशिश उनको कर रहे हैं। गावंडे सर, आपसे सवाल है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकता है? एक दिक्कत ये भी होती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ के स्टाफ, डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं रहता है। किस तरीके से रिलेशनशिप ये स्ट्रॉन्ग हो पाएगा? अभी राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS से करिकुलम में आया है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के लिए डॉक्टर ने पेशेंट से कैसी बात करना चाहिए, उनका काउंसलिंग कैसा होना चाहिए। तो अभी एजुकेशन में आया, और हम हर फैकल्टी जो स्टूडेंट है उसको वहाँ से हम पढ़ाते हैं। और अभी आगे जाके जैसे फैकल्टी आगे जाती है तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन लिए काम करते हैं, पेशेंट को सर्विस कैसे मिलना चाहिए उसके लिए काम करते हैं। तो ये अभी आज ये एजुकेशन में रहने के कारण तो ये रिलेशन अभी अच्छे हो जाएंगे आगे। अच्छे हो जाएंगे, अच्छे। हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं। सामान्य तौर पर GMC को लेकर जब हम भी रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत नकारात्मक चीज़ें ही सामने आती है, लेकिन हमारा ये सोचना था, जानना था कि आज़ादी के अमृत महोत्सवी वर्ष के अवसर पर और
आज़ादी का अमृत महोत्सवी वर्ष तो शुरू ही है, उसके साथ में जीएमसी का भी ये अमृत महोत्सवी वर्ष है। तो जब देश को आज़ादी मिली उसी समय ये अस्पताल भी जनता की सेवा में आया। इस अस्पताल ने बहुत सेवा की है, ना केवल नागपुर विदर्भ बल्कि मध्य भारत का एक समय किसी समय ये सबसे बड़ा अस्पताल है। इसके बारे में एशिया का भी सबसे बड़ा अस्पताल कहते हैं सर। तो इसको ये जितने दायरे में फैला हुआ है उसके लिए या क्षमता और सुविधाओं के हिसाब से? क्षमता और सुविधाओं के हिसाब से भी, प्लस ये जितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसका ये करीब 250 एकड़ की ज़मीन है मेडिकल कॉलेज की। 196 यहाँ इस जगह पर है। उसके बाद में अजनी के सामने हमारी लैंड है और टीबी कैंपस में हमारी 51 एकर्स लैंड है। तो उसका इतने बड़े कैंपस में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। और एक ज़माने में जो नंबर ऑफ़ बेड्स इस हॉस्पिटल के थे तो उतने बेड्स भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन क्षेत्रफल और नंबर ऑफ़ बेड्स और नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट पेशेंट्स के वो हिसाब से एट वन टाइम दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन एशिया। धन्यवाद सर आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप दोनों के माध्यम से जिस तरीके से काम हो रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अलग अलग तरह के जीएमसी में हो रहे हैं, ये अपनी पुरानी वैभवता को फिर से हासिल करेगा और नकारात्मकता के बीच में सकारात्मक का दीपक जीएमसी से जलेगा। और कई हज़ारों लाखों ऐसे मरीज़ हैं जिनकी ज़िंदगियों को एक तरीके से नई जान इस अस्पताल ने दी है, यहाँ के डॉक्टरों ने दी है। हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। पक्ष सिर्फ नकारात्मक नहीं हो सकता है कि हम ये रोना रोएं कि सरकारी अस्पताल है इसलिए वहाँ पर बहुत दुरावस्था है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर से शुक्रिया हमारे कैमरामैन जितेंद्र खापरे का। ये आधे घंटे के ऊपर का इंटरव्यू है और वो पीछे की तरफ चलते हुए इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।